नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। भिवानी में दो मुसलमानों को कार में उनकी जलकर जो मौत हुई, उस वारदात को लेकर हरियाणा से राजस्थान तक धर्म की लड़ाई में अब तलवारें खिंच गई हैं, लहराई जा रही हैं। हरियाणा के मानेसर में आरोपी मोनू मानेसर को लेकर हिंदू महापंचायत में धर्म की गूंज सुनाई दी। आरोपी मोनू को बेकसूर बताकर राजस्थान पुलिस को सीधे तौर पर इस महापंचायत में धमकाया गया। अभी यह महापंचायत चली रही थी कि मोनू मानेसर के घर पर छापे की खबर आई। इसके बाद मोनू मानेसर के समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगाना शुरू कर दिया, ट्रैफिक रोक दिया और इस बीच हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के बाद नेशनल हाईवे पर जाम को तो हटा लिया गया, लेकिन राजस्थान पुलिस को खुले तौर पर धमकी दी गई कि अगर मोनू मानेसर के घर दबिश डाली गई तो वो राजस्थान पुलिस की टुकड़ी अपने पांव वापस नहीं जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महापंचायत के बाद नेशनल हाईवे को रोक दिया गया, वहां ट्रैफिक को रोक दिया गया, जाम लगा दिया गया। आरोपी मोनू के पक्ष में हिंदू पंचायत उस क्षेत्र में हुई और इस पंचायत में राजस्थान पुलिस को सीधे तौर पर न केवल धमकी दी गई, बल्कि मोनू मानेसर के बचाव के लिए एक फंड बनाने का ऐलान भी किया गया। असल में जुनेद और नासिर के कत्ल के केस में आरोपी है मोनू। भिवानी हत्याकांड में मोनू मानेसर आरोपी है। उसके समर्थकों ने अब मोर्चा खोल दिया है। समर्थन में हिंदू महापंचायत बुलाई गई, जहां राजस्थान पुलिस को न केवल भला बुरा कहा गया, बल्कि यह धमकी दी गई कि अगर मोनू मानेसर के घर पर दबिश डाली जाती है तो राजस्थान पुलिस के खिलाफ यह महापंचायत कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम के करीब मानेसर में पंचायत हो रही है। गांव के लोग जमा हैं और पोस्टर में लिखा है हिंदू महापंचायत। यह महापंचायत मोनू मानेसर के समर्थन में बुलाई गई है। मोनू भिवानी हत्याकांड का आरोपी है और उस पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। मोनू के समर्थन में उतरे लोगों की दलील है कि उस पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। कुछ लोगों ने मिलकर भाई को दबाने का काम किया गया ताकि वो खुलकर गो तस्करी कर सके और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की भावना से भी ये काम चल रहा है। कौन लोग हैं वो? ये कुछ लोग मेवात से और उसी से रिलेटेड क्षेत्र के लोग हैं। मोनू के समर्थन में पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों ने मुहिम चला रखी है। एक दिन पहले गुरुग्राम में युवकों ने मार्च निकाला और राजस्थान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 29 जनवरी को भी एक गो तस्कर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, जिसका आरोप भी मोनू मानेसर पर लगाया गया था। जो जांच में पुलिस ने वो बात झूठी पाई और ये साबित भी हुआ कि वो जो गो तस्कर मरा था वो रोड एक्सीडेंट में मरा था। उसके तुरंत बाद धमकी दी जाती है मोनू मानेसर को ऑडियो से और वीडियो से जान से मारने की, जिनकी 2 एफआईआर हमने दर्ज करा रखी हैं और इसके अलावा भी लगातार उसको धमकियां मिलती रहती हैं। तो मुझे जो लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो आरोप है ये राजनीति से प्रेरित और गो तस्करों के हिमायतों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा मोनू को जानबूझकर इस मामले में संलिप्त किया जा रहा है। गुरुग्राम के अलावा राजस्थान के भरतपुर में वीएचपी ने मोनू मानेसर के समर्थन में प्रदर्शन किया और भिवानी कांड की सीबीआई जांच की मांग की। मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। अगर राजस्थान सरकार की मंशा पर हमें डाउट है आज भी, और इसकी वो सीबीआई से जांच कराए, क्योंकि 2 राज्यों की पुलिस इसमें लगी हुई है। 2 राज्यों की और संगठन जैसे को जो उन्होंने नाम लिखा है वो संगठन जैसे को बदनाम करना बंद कर दे, संगठन से माफी मांगे। नहीं, अभी तो ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। हम पूरे राजस्थान भर में विश्व हिंदू बजरंग दल प्रदर्शन करेगा और जिला सरकार को चैन से नहीं बैठने। वहीं भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिवार वाले कब्रिस्तान में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। जो मांग ये है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं धरने पे, क्योंकि जो मोनू मानेसर है सर, उसने जो हत्या की है तब तक वो गिरफ्तार नहीं होता, मैं सर यहाँ से नहीं उठूंगा। क्योंकि जो हमारी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करके फांसी की सजा देनी चाहिए उसको।
इस बीच हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर जांच चल रही है और गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 लोगों की डेथ हुई और जो लोग जिनके ऊपर शंका जाहिर की गई है, जिनका नाम एफआईआर में आया है, या तो उनको पकड़ लिया गया है या उनके और जो भाई बंधु हैं उनको पकड़ा गया है दबाव बनाने के लिए, ताकि वो लोग पकड़ में आ सकें। हमारी पुलिस जो है, राजस्थान पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। केस चूंकि राजस्थान में दर्ज हुआ है, इसलिए मुख्य रूप से तो राजस्थान पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन हमने ये कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारा स्टैंड है। मामला हिंदू मुसलमान का है, मामला 2 राज्यों का भी है, मामला कांग्रेस और बीजेपी का भी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी, लिहाजा मामला सियासत का भी है। देखने वाली बात होगी कि जुनैद और नासिर के हत्यारों तक कानून के हाथ कब तक पहुंचते हैं। मानेसर से राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। हरियाणा के नूह में मोटरसाइकिल को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि 2 समुदाय आमने सामने एक बार फिर आ गए हैं। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले। 2 दिनों से यह पूरा इलाका दहक रहा है और बिलाल बाइक और बवाल को लेकर इस शहर में फायरिंग से लेकर पथराव की हिंसा लगातार बढ़ रही है। हरियाणा के नूह में 2 समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। हंगामे की शुरुआत रविवार को सुबह करीब 9 बजे हुई। एक पक्ष के लोगों का कहना है कि बिलाल नाम का एक लड़का एक शख्स को मोटरसाइकिल से छोड़कर वापस आ रहा था। इस दौरान नत्थू राम के घर से गुजरने के दौरान विवाद हो गया और बिलाल की पिटाई कर दी गई। वहीं नत्थू राम के परिजनों की माने तो बिलाल तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, जहां 8 साल की बच्ची किसी तरह बची। जब बिलाल को टोका गया तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद मारपीट हो गई। अगले दिन यानी सोमवार को वही विवाद फिर से शुरू हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से पथराव और गोली चल गई। थाना रोज का में इंफॉर्मेशन मिली थी कि खेड़ा खलीलपुर में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेजी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था। कंप्लेंट के और एमएलआर के हिसाब से लीगल कार्रवाई की जा रही है। इस झगड़े में दोनों गुटों के लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। अभी किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दी गई है। गांव में तनाव है, लिहाजा भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। नूह से संजय के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब रुख करते हैं बिहार का, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंग्रेजी को लेकर वो भड़क गए। किसानों को लेकर एक कार्यक्रम में खेती के एक जानकार अंग्रेजी में बोलने लगे तो मुख्यमंत्री का धैर्य उन्होंने खो दिया और सीधे कह दिया कि भाई यहां हिंदी में समझाइए। इस समारोह में डिप्टी सीएम देर से पहुंचे तो तनातनी के सवाल एक बार फिर खड़े होने लगे थे। सुनिए आखिर अंग्रेजी को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कहा और तनाव किस तरह बढ़ने लगा। राज्य के और अपने देश के हिंदी शब्द को भूल जाइए। जी नहीं सर, बिल्कुल शुद्ध बिहारी लग रहा है सबको बिना मतलब का बोलते हुए। कोई बात नहीं सर। बात खेती करते हैं जी, तो खेती तो आम आदमी करता है ना जी। अब आपको यहाँ बुलाया गया सुझाव देने के लिए, तो आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। इंग्लैंड है ये भारत है ना जी। अब बोलिए, ये बिहार है ना, तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल ये हो क्या गया है। जब से कोरोना आया है, ये तब से एक एक चीज जो हो गया है तो सब मोबाइल पर देखने लगा है, तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है। नया नया शब्द बोल रहा है, तो पुराना चीज को भूल रहा है। बिल्कुल क्षमा चाहूंगा सर। तो इसलिए जरा बोलिए ठीक से, बोल ठीक रहे, लेकिन जरा बोलिए, जरा अपने राज्य की भाषा में बोलिए ना। तो हर चीज में आप शुरू कर दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जी सर, बिल्कुल क्षमा चाहूंगा।
और अब आपको इस कार्यक्रम की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव करीब 2.5 घंटे देरी से पहुंचे। करीब 2.5 घंटे तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री प्रतीक्षा करते रहे। इस दौरान उनके बगल वाली कुर्सी खाली रही। करीब 2.5 घंटे बाद तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में पहुंचे और जब पहुंचे तो नीतीश कुमार ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसे में अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में इन दोनों के बीच का सब कुछ ठीक है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 2025 में महागठबंधन का नेता, 2024 के चुनावों में और उसके बाद महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव को बनाए जाने पर जेडीयू में घमासान छिड़ गया है। तो बिहार में महागठबंधन सरकार में जैसे हिचकोलों का तूफान आ गया है। पहले भरपूर तनातनी और उसके बाद कुशवाहा जेडीयू से अलग हुए। अब तेजस्वी को नेता के तौर पर पेश करने को लेकर नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में घिरते जा रहे हैं। कुशवाहा के बाद अब ललन सिंह भी गुस्से में है कि आखिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे माना जाए, जबकि चिचा नीतीश को भतीजे तेजस्वी में भविष्य दिख रहा है। तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करना आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी सब ठीक से काम कर रहे हैं। सब तरह की सुविधा है, सबको है। लेकिन अब इन सब चीजों पर जरा ध्यान रखिएगा कि हमको तो जितना सेवा करना था मेरा बतवा जरूर मान लीजिएगा, कि मेरी राय नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बात जो है उसी को ध्यान में रख करके ही हम एक एक काम को करवाए हैं और आगे बढ़वाए हैं। जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहेंगे, वही आप कह रहे हैं कि मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। हम बोले हैं क्या? हम बोले हैं क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तो देखा जाएगा। चाहे अस्तित्व में है, पार्टी में अस्तित्व में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में नहीं है। अरे तो जवाब का सवाल है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। देखिए, उनकी चिंता का बड़ा कारण है कि जो महागठबंधन बना, महागठबंधन बनने तक कोई ऐतराज किसी को नहीं था, लेकिन महागठबंधन बनने के कुछ ही दिनों के बाद मुख्यमंत्री जी उस व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता बिहार की सौंपने की बात करने लगे जिसके खिलाफ ही समता पार्टी का जन्म हुआ, जिसके खिलाफ ही जनता दल यूनाइटेड का अभियान चला। और उस खौफनाक मंजर से नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, बिहार को बाहर निकाला, लेकिन फिर से उसी को सौंपने की बात जब होने लगी तब लोगों के मन में चिंता हुई। देखिए, जदयू के टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और नीतीश कुमार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। ये 2015 के नीतीश कुमार नहीं, ये 2022 के नीतीश कुमार हैं जो केवल 44 विधायकों के नेता हैं, जो बहुत कमजोर हो चुके हैं और जो राजद की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आज की इस टूट के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जनता दल यू को बिना विश्वास में लिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसको कोई भी जनता दल यू का वर्कर, कार्यकर्ता, एमएलए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता दल यू के एमएलए डरे हुए हैं, कार्रवाई हो सकती है इसलिए चुपचाप बैठे हैं, लेकिन कोई भी जनता दल यू का एमएलए, एमपी या जो कार्यकर्ता है या जो बिहार का अति पिछड़ा समाज है, लवकुश समाज है, वो किसी कीमत पर लालू यादव के परिवार के किसी व्यक्ति को नेता स्वीकार नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उनके बयान के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा और उस पर भी कांग्रेस नहीं मिलेगी। इस बीच पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ और वाराणसी दोनों ही जगह एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं पवन खेड़ा ने अपने बयान पर सफाई में भी तंज कसा है।
पहले पवन खेड़ा का क्या था वो विवादित बयान, हम आपको वो सुनवाते हैं और फिर देखिए एक रिपोर्ट आगे कैसे बढ़ रही है। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक लगातार झटके पर झटका लग रहा है। कल मुंबई में विधान भवन का ऑफिस हाथ से गया तो आज संसद का दफ्तर भी शिंदे गुट के पास आ गया। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है। आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो, आप मेरा चुराया हुआ धनुष्यबाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। उद्धव ठाकरे के लिए टीस देने वाली तस्वीरें हैं। विधान भवन में शिवसेना के जिस दफ्तर पर कभी उनका दबदबा होता था, अब वो हाथ से निकल चुका है। शिंदे खेमे का कब्जा फाइनल है, यानी उद्धव को झटके पर झटका है। पार्टी का सिंबल पहले गंवा चुके हैं। विधान भवन में पार्टी का दफ्तर भी गंवाना पड़ गया है। शिवसेना मुख्यालय पर भी तलवार लटक रही है। बीएमसी में पार्टी दफ्तर पर खतरा साफ साफ मंडरा रहा है। सवाल है कि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे। बीजेपी कह तो रही है कि शिवसेना दफ्तर पर कब्जे का कोई इरादा नहीं, लेकिन यह वादा कितना ठहर पाएगा ये कौन कह सकता है। कल उद्धव ठाकरे कैमरे के सामने आए, खूब हुंकार भरी, दो हाथ करने का दम भरा। नावाने चेहरा वापरतायत तो काढण्याची हिंमत दाखवावी आणि स्वतःच्या वडिलांचं किंवा स्वतःच्या नावाने शिवसेना चालवून दाखवावी। त्यांनी ठाकरे नाव काढावं, या शिवसेना घेताय ना, तुमचं स्वतःचं नाव तिकडे पक्षप्रमुख म्हणून किंवा शिवसेना प्रमुख म्हणून लावा किंवा तुमच्या वडिलांचं नाव लावा आणि शिवसेना चालवा। माझं आव्हान आहे त्यांना। उद्धव ठाकरे चाहे जितनी मर्जी ताल ठोक लें, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके पैरों तले की जमीन तेजी से खिसक रही है। एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से उद्धव ठाकरे को तेजी से बेदखल करने में लगे हैं। उद्धव के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में शिवसेना के पास 191 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे जिसे कोषाध्यक्ष बनाएंगे उसके हस्ताक्षर से इन पैसों का संचालन होगा, यानी उद्धव ठाकरे को पार्टी चलाने के लिए पैसों का संकट होने वाला है। पूरे महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के बड़े दफ्तर और मुंबई में 280 छोटे छोटे दफ्तर हैं, जिन पर कब्जे को लेकर भी जंग होना तय है। दादर में शिवसेना का दफ्तर और पार्टी का मुखपत्र सामना के स्वामित्व को लेकर भी सवाल है। हालांकि इसका संचालन ट्रस्ट के जिम्मे है। उद्धव ठाकरे ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फिसले हैं, परास्त नहीं हुए हैं। उनके कदम लड़खड़ाए हैं, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है। उद्धव के पास वक्त बेहद कम है। क्या वजूद की इस लड़ाई में वो खुद को बचा पाएंगे? ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक। भिवानी हत्याकांड में मोनू मानेसर आरोपी है। उसके समर्थकों ने अब मोर्चा खोल दिया है राजस्थान पुलिस के खिलाफ। समर्थन में हिंदू महापंचायत बुलाई गई। राजस्थान पुलिस को जमकर लताड़ा गया और धमकी दी गई कि अगर मोनू मानेसर के घर दबिश डाली गई तो वो पुलिस उल्टे पांव वापस नहीं जा पाएगी अपने पैरों पर।
गुरुग्राम के करीब मानेसर में पंचायत हो रही है। गांव के लोग जमा हैं और पोस्टर में लिखा है हिंदू महापंचायत। यह महापंचायत मोनू मनेसर के समर्थन में बुलाई गई है। मोनू भिवानी हत्याकांड का आरोपी है और उस पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। मोनू के समर्थन में उतरे लोगों की दलील है कि उस पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। कुछ लोगों ने मिलकर भाई को दबाने का काम किया गया ताकि वो खुलकर गो तस्करी कर सके और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की भावना से भी ये काम चल रहा है। कौन लोग हैं वो? ये कुछ लोग मेवात से और उसी से रिलेटेड क्षेत्र के लोग हैं। मोनू के समर्थन में पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों ने मुहिम चला रखी है। एक दिन पहले गुरुग्राम में युवकों ने मार्च निकाला और राजस्थान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 29 जनवरी को भी एक गो तस्कर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, जिसका आरोप भी मोनू माने पे लगाया गया था। जो जांच में पुलिस ने वो बात झूठी पाई और ये साबित भी हुआ कि वो जो गो तस्कर मरा था वो रोड एक्सीडेंट में मरा था। उसके तुरंत बाद धमकी दी जाती है मोनू मानेसर को ऑडियो से और वीडियो से जान से मारने की, जिनकी 2 एफआईआर हमने दर्ज करा रखी हैं और इसके अलावा भी लगातार उसको धमकी मिलती रहती हैं। तो मुझे जो लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो आरोप है ये राजनीति से प्रेरित और गो तस्करों के हिमायतों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा मोनू को जानबूझकर इस मामले में संलिप्त किया जा रहा है। गुरुग्राम के अलावा राजस्थान के भरतपुर में वीएचपी ने मोनू मानेसर के समर्थन में प्रदर्शन किया और भिवानी कांड की सीबीआई जांच की मांग की। मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। अगर राजस्थान सरकार की मंशा पर हमें डाउट है आज भी, और इसकी वो सीबीआई से जांच कराए, क्योंकि 2 राज्यों की पुलिस इसमें लगी हुई है। 2 राज्यों की और संगठन विशेष को जो उन्होंने नाम लिखा है वो संगठन विशेष को बदनाम करना बंद कर दे, संगठन से माफी मांगे। नहीं, अभी तो ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। हम पूरे राजस्थान भर में विश्व हिंदू बजरंग दल प्रदर्शन करेगा और जिला सरकार को चैन से नहीं बैठने। वहीं भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिवार वाले कब्रिस्तान में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। जो मांग ये है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं धरने पे, क्योंकि जो मोनू मानेसर है सर, उसने जो हत्या की है तब तक वो गिरफ्तार नहीं होता, मैं सर यहाँ से नहीं उठूंगा। क्योंकि जो हमारी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करके फांसी की सजा देनी चाहिए उसको। इस बीच हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर जांच चल रही है और गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 लोगों की डेथ हुई और जो लोग जिनके ऊपर शंका जाहिर की गई है, जिनका नाम एफआईआर में आया है, या तो उनको पकड़ लिया गया है या उनके और जो भाई बंधु हैं उनको पकड़ा गया है दबाव बनाने के लिए, ताकि वो लोग पकड़ में आ सकें। हमारी पुलिस जो है, राजस्थान पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। केस चूंकि राजस्थान में दर्ज हुआ हुआ है, इसलिए मुख्य रूप से तो राजस्थान पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन हमने ये कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारा स्टैंड है। मामला हिंदू मुसलमान का है, मामला 2 राज्यों का भी है, मामला कांग्रेस और बीजेपी का भी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी, लिहाजा मामला सियासत का भी है। देखने वाली बात होगी कि जुनैद और नासिर के हत्यारों तक कानून के हाथ कब तक पहुंचते हैं। मानेसर से राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। ये सच है, 2008 में मुंबई पर वो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। अब लगभग 15 वर्ष बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में ही जब पाकिस्तान को धोया तो बॉलीवुड भी उनकी तारीफ के पुल बांध रहा है। अभिनेता रजा मुराद ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि जावेद साहब निडर होकर मन की बात कर रहे थे। किस तरह से देखते हैं कि जावेद साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान में जाके 26/11 की बात उठाई? जावेद साहब ने हस्बे मामूल अपनी बहादुरी और साफगोई का मुजाहरा किया है। उन्हें जो कहना होता है वो कभी चूकते नहीं हैं। कैसा भी माहौल हो, कैसी भी जगह हो, तो बिल्कुल निडर होकर वो बात करते हैं। और जो उन्होंने महसूस किया वो उन्हीं की सरजमीन पर कह दिया उन्होंने कि वो नॉर्वे से नहीं आए थे या वो किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए थे, वो आप ही के मुल्क से आए थे और आज भी वो आजाद घूम रहे हैं। तो ये बात जावेद साहब ने पाकिस्तान में कही। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं।
पाकिस्तान जहां उनके प्रधानमंत्री तक सुरक्षित नहीं रहते, जहां उनके प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमला हो चुका है, वहां पर अपनी बात दो टूक कहना। इतिहासकार इरफान हबीब ने भी जावेद साहब की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान जाकर दो टूक बात करते हैं, वही जावेद साहब जब यहां बयान देते हैं, अपने मन की बात करते हैं, तो उनकी आलोचना होती है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्र ने यह बातचीत की, सुनिए। जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब साहब, जो कुछ आप जावेद अख्तर की जुबानी सुन रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में जा करके, उन बयानों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो जितना मैंने सुना वो जाहिर है कि बहुत हिम्मत की बात है उन्होंने जो कहा, और वो ऐसे लोगों में हैं जो हिंदुस्तान में भी उन ताकतों के खिलाफ बोलते रहते हैं, और हम देखते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं अपने मुल्क में जावेद अख्तर के साथ। और उसी जावेद अख्तर ने जब पाकिस्तान में बोला, उसका रिसेप्शन कैसे हुआ वो उन तालियों की गड़गड़ाहट से आपको पता चल जाएगा। और वो सब जो तालियां बजा रहे हैं वो सब पाकिस्तानी हैं। तो ये इस चीज़ पर हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, वहाँ जाके बोला, और कुछ सबक भी लेना चाहिए कि हम जावेद अख्तर जैसे लोगों के साथ क्या करते हैं, और रोज़ हम अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए जो सियासत बड़ी फिरका परस्ती से क्या उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया कि चूंकि कलाकारों को तो अभी भी कई बार वहाँ बुलाया जाता है कि आप जा करके ये भी कहना कि मैं बंबई का रहने वाला हूँ, जिन्हें हमला किया वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, और ये सच सारी दुनिया जानती है। कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाकर के ये कह क्या? तो ये जावेद अख्तर की हिम्मत की बात है भाई, हिम्मत की बात है बोलना, और हिम्मत है पाकिस्तानियों को सुनना और उसको अप्रिशिएट करना ताली बजाकर। तो ये दोनों चीज़ें, मैं दोनों चीज़ों की कदर करता हूँ, जावेद अख्तर की हिम्मत और लोगों की सुनने की हिम्मत और उसका अप्रिसिएशन। तो ये सबसे हम लोगों को हिंदुस्तान में भी सबक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जावेद अख्तर जैसे लोगों को हम निशाने पर रखते हैं कुछ लोग हर वक्त, और उसी जावेद अख्तर के वीडियो को वायरल कर रहे हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि वो आदमी जो वहाँ जाके बोल रहा है वो उसी तरह की ताकतों के खिलाफ हिंदुस्तान में भी बोलता है। लेकिन असल हिम्मत तब होगी अगर पाकिस्तान में जो लोग ताली बजा रहे थे वो आतंकवाद के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो पाक प्रायोजित आतंकवाद है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए, केवल ताली बजाकर नहीं। अब बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जिन्होंने चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। दरअसल चीन पर भारत में जमकर राजनीति हो रही है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो हो रहा है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से चीन को लेकर जब प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगाती है कि या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर विदेश मंत्री चीन का नाम तक नहीं लेते और लेने से बचते हैं, इस पर विदेश मंत्री ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। If we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. We have today the largest peacetime deployment in our history. The BJP, on the other hand, says that there's a conspiracy. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. Why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984.